Hello students, next question, illustration number 6. The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2011. Share capital 40,000 equity shares of 10 each fully paid, rupees 4 lakh. 1,000 10% redeemable preference shares of 100 each fully paid up 1 lakh. तो यहाँ पे कंपनी के शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए का एक शेयर और 40,000 शेयर्स है 4 लाख रुपए के और 1,000 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 1 लाख रुपीस. रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में है 50,000, जनरल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000. ऑन 1st January 2012 the board of directors decided to redeem the preference share at par. Redeem the preference share at par by utilization of reserves. कहां से रिडीम करना है? By utilization of reserves. You are required to pass necessary journality including cash transaction in the books of the company. तो बच्चों ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है एकदम. ये इसमें क्या है, हमको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, वो भी पूरे के पूरे रिजर्व्स यूज करके, और एट पार रिडीम करना है. प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है वो भी एट पार. ठीक है, तो सबसे पहले कितने के प्रेफरेंस शेयर है? 1 लाख रुपीस के. 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर है और हमारे पास बैलेंस कितना है? जनरल रिजर्व में 75,000, P&L अकाउंट में 35,000, टोटल मिला के 1,10,000. तो हमको जितना चाहिए, जितना हमको रिडीम करने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा बैलेंस है अपने पास. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CRR क्रिएट कर देंगे और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे. एक्चुअली 4 एंट्री होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है. अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे रिडीम करते तो सबसे पहले प्रीमियम का प्रोविजन करते, उसके बाद CRR क्रिएट करना है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है. तो यहां पे 3 ही एंट्री होंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, CRR क्रिएट कर देंगे. ठीक है, इनकी सीक्वेंस इन्होंने चेंज की है तो अपने को एंट्री सीक्वेंशियली करना है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 75, 25 और 1 लाख. CRR आ गया 1 लाख का. और अब एंट्री नंबर 2 में क्या करेंगे हम? एंट्री नंबर 2 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे. 10% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख 1 लाख. ठीक है, बीइंग अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू. और फिर पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जगह पे प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन अकाउंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बस 3 एंट्री है इसके अंदर और ये क्वेश्चन बहुत इजी है. इसमें कुछ नहीं, खाली हमको ये देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट है जो हमको अवेलेबल है रिडम्पशन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने दिया है बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व्स. आपको रिजर्व्स का यूज करके क्या करना है, एट पार रिडीम करना है. तो इजी वाला क्वेश्चन है ये. चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो बच्चों. इलस्ट्रेशन नंबर 7. इलस्ट्रेशन नंबर 7. C Limited had 3,012% redeemable preference share of 100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. तो अगेन अब कंपनी यहां पे रिडीम करना चाह रही है प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे. तो 3,000 इंटू 100 दैट इज 3 लाख. 3 लाख का 10% 30,000. तो 3,30,000 का आउटफ्लो होना है हमारे पास. 3,30,000 का हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा. It has decided by the company to issue the following: 25,000 equity shares of 10 each at par and 1,000 14% डिबेंचर of 100 each. बच्चों जब हम सेक्शन 55 के प्रोविजंस देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है रिडम्पशन जो है अपन 2 ही तरह से कर सकते हैं. या तो एक तो डिविजिबल प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हो CRR क्रिएट करके, या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स. तो वहां पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है. डिबेंचर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज शेयर्स, तो इसको कंसीडर मत करना जब हम CRR कैलकुलेट करेंगे. अभी हमको ये देखना है कि इक्विटी शेयर कितना दे रहे, 25,000 10 ईच एट पार. ठीक है, तो इसका मतलब 2 लाख, अभी ये 3,30,000 नहीं, एक्चुअली फेस वैल्यू कितना है 3 लाख. तो 3 लाख में से 2,50,000 रुपीज का हम क्या कर रहे हैं, 2,50,000 का इक्विटी शेयर फ्रेश इशू कर रहे हैं. तो इसका मतलब CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 50,000 का. 50,000 का हम क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो यहां पे द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वेर रिसीव्ड इन फुल. द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड. द कंपनी हैड सफिशियंट प्रॉफिट. ये क्लियरली दे दिया कि कंपनी के पास सफिशियंट प्रॉफिट है. 50,000 रुपए चाहिए ना, तो उस 50,000 आराम से कंपनी के पास अवेलेबल है. शो द जर्नलिटी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी.
तो बच्चों ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर है और फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर है, इनका अमाउंट हम कलेक्ट कर लेंगे। तो एंट्रीज देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 2,50,000। यहां पे इन्होंने दो एंट्री करना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने एक एंट्री दी है, कहीं कहीं पे दो एंट्री दिया हुआ है। और डिबेंचर के लिए क्या एंट्री होंगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख 1 लाख। यहां पे भी हम दो एंट्रीज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में हमको प्रीमियम के लिए प्रोविजन करना है। जैसे ही फ्रेश इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर हो गया, अब प्रीमियम के लिए हमको प्रीमियम के लिए क्या करना है, प्रोविजन करना है। तो प्रीमियम का प्रोविजन का एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बच्चों क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट बहुत है। तो हम पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 30,000 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000। उसके बाद सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 क्योंकि टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम इज 3 लाख। टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम इज 3 लाख और उसमें से फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हुआ 2,50,000। तो सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा 50,000 का हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000। उसके बाद अब हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है। तो 12% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3,30,000। ठीक है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,30,000। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर के इजी है, कुछ खाली सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं थोड़े से अमाउंट चेंजेस वगैरह करके, तो आपको वो क्वेश्चन एग्जाम के पहले देखना है। बच्चों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप एंड 1,008% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें दो टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर जो है वो 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% उसका रेट ऑफ डिविडेंड है, 100 ईच फुल्ली पेड अप। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 80,000, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है 5,000 रुपीज है, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये जो है 10,000 है, सॉरी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ब्रैकेट एक बार छोड़ दिए तो ₹10,000। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड। तो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, इसमें से 5,000 फ्री नहीं है। ठीक है, डिविडेंड देने के लिए फ्री नहीं है, मतलब बाकी का 5,000 डिविडेंड देने के लिए फ्री है। और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, कैश एट बैंक अमाउंटिंग टू 98,000। बच्चों यहाँ पे कैश एट बैंक भी दिया हुआ है, तो हमको ये भी देखना है कि कैश की रिक्वायरमेंट है क्या, मतलब कितना कैश और एक्स्ट्रा लगेगा और वो कहां से आ रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर हैज आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द सम ऑफ 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो बच्चों अपने पास प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है प्रॉफिट से, तो अपने पास कितने कितने प्रॉफिट से देख लो। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है, जनरल रिजर्व का वो बैलेंस है 80,000, लेकिन एंड में क्वेश्चन में क्या दिया कि 20,000 को जनरल रिजर्व को यूज नहीं करना है, 20,000 रिटेन करो। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में बैलेंस है अपने पास 60,000 विच कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। पी एंड एल अकाउंट बैलेंस, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है 20,000 और इन्वेस्टमेंट
अलाउंस रिजर्व ये है 5000, ठीक है, और बाकी तो कोई भी फ्री रिजर्व्स नहीं है, तो ये टोटल कितना बन गया बच्चों 85,000। और हमको जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है वो है 1 लाख के फेस वैल्यू, 1 लाख का फेस वैल्यू है, और उसके ऊपर प्रीमियम कितना देना है हमको, प्रीमियम देना है 10%, दैट इज 10,000, ठीक है। तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम 1 लाख प्लस 10,000, टोटल 1,10,000 रुपीज का पेमेंट करना है हमको। तो बच्चों ये जो 10,000 है, ये हम 10,000 प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं P&L या जनरल रिजर्व यूज करके इसको इसके लिए प्रोविजन करने वाले हैं। तो यहां से ये 10,000 में हटा दूं, यहां से 10,000 हटा दिया मैंने, तो अब मेरे पास बचा है 75,000, और मुझे 1 लाख का फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, 75,000 का बैलेंस है, मतलब 25,000 रुपीज का मुझे फ्रेश इशू करना पड़ेगा। फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा, 25,000 का फेस वैल्यू का, 25,000 का फेस वैल्यू का, ठीक है। और अमाउंट अपने पास जो बैंक बैलेंस है 1,10,000 रुपए चाहिए, अभी है 98,000, अभी कितना है 98,000, तो अभी भी 12,000 शॉर्ट है, लेकिन फ्रेश इशू करने के बाद हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा। तो 25,000 रुपीज का फेस वैल्यू, और एक इक्विटी शेयर कितने का है बच्चों, इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो हम डिवाइड बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे फ्रेश इशू के बारे में दिया है क्या, प्रीमियम पे दे रहे या फिर पार पे दे रहे, एट पार दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, सब्जेक्ट टू condition that the sum of 20,000 shall be retained in the general reserve and which should not be utilized। तो 25,000 डिवाइडेड 10 कितना हो जाएगा, 2,500 का हमको नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो नीचे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 किस तरह से कैलकुलेट किया 25,000, यहां पे वापस से एक बार देख लो। पहले मैंने क्या किया, पूरे डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन से अवेलेबल है अपने पास वो लिख दिया। पहले जनरल रिजर्व 80 है, लेकिन 20,000 को उन्होंने रिटेन रखने के लिए बोला है, तो 60,000 वी कैन यूज, 60 प्लस 20 प्लस 5,000 85,000। अब प्रीमियम 10,000 देना है, जो कि हम उसका प्रोविजन जो है डिविजिबल प्रॉफिट से ही करते हैं, तो 10,000 को मैंने यहां से लेस कर दिया, क्योंकि वो प्रीमियम के लिए प्रोविजन करने के लिए अवेलेबल होगा, और बचा है 75,000। तो 75,000 ही हमारे पास CRR क्रिएट करने के लिए अवेलेबल है, जबकि 1 लाख का हमको फेस वैल्यू रिडीम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 25,000 का फ्रेश इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू का 25,000, ठीक है। और क्योंकि एट पार कर रहे तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, सिंपल। और ये क्वेश्चन कोई कैश रिक्वायरमेंट का नहीं है, बिकॉज कैश के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन बैंक बैलेंस इनफ हो जाएगा वहां पे 98 प्लस अभी जो फ्रेश इशू करके जो पैसा आएगा 25,000, तो ऑटोमेटिकली अपने को 1,10,000 जो है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में हम करेंगे, जैसे ही फ्रेश इशू ऑफ शेयर हो गया, उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रोविजन कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रोविजन का एंट्री क्या होगा, बोलो बच्चों। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंट्री होंगी प्रॉफिट एंड, यहां पे है देखो वो एंट्री, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000। फिर CRR क्रिएट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75,000। बच्चों ये 10,000 क्यों हो गया, समझा किसी को? क्योंकि 10,000 हमने यहाँ यूज कर लिया, देख लो यहाँ डेबिट कर दिया हमने। तो अगर मेरे पास P&L में 20,000 बैलेंस है, उसमें से 10 मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो मेरे पास अब 10,000 ही बचा हुआ है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और जैसे ये एंट्री हो जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करने की एंट्री होंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000 और ये 1,10,000। और उसके बाद पेमेंट की एंट्री होंगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000 1,10,000। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एंट्रीज का फ्लो समझ में आना चाहिए। कभी भी अगर फ्रेश इशू या फिर इन्वेस्टमेंट बेचे या फिर कुछ किसी तरह से अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है कंपनी में, तो आपको वो एंट्री सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको उसके बाद में नेक्स्ट में प्रीमियम जो रिडम्पशन का प्रीमियम है उसके लिए प्रोविजन करना है, CRR का प्रोविजन करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
पेमेंट करना है, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट। तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ऑलरेडी जो कंपनी का बैलेंस शीट है, मतलब इंफॉर्मेशन, उसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा 2 लाख। और अभी हमने 25,000 शेयर्स फ्रेश इशू किया है 25,000 का, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है 25,000 से। तो अब कितना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल? टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगा 2,25,000। बच्चों इसमें से प्रेफरेंस शेयर तो निकल गया, तो इसके लिए नोट नंबर 1 में अगर आप देखोगे नीचे, तो पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन क्या है कि हमने कौन से रिजर्व्स खत्म कर दिए। एक P&L अकाउंट पूरा यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में अभी भी 5,000 बैलेंस है, और जनरल रिजर्व पूरा जनरल रिजर्व में भी 20,000 का बैलेंस है। तो एक मिनट, जनरल रिजर्व का 20,000, जनरल रिजर्व का 5,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000, उसके बाद में और कोई है क्या? कैपिटल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है ना? हाँ, तो 25 + 2 27 और सीआरआर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75,000। तो 20,000, 2,000, 5,000 और 75,000 सीआरआर क्रिएट किए हुए, तो टोटल मिला के 1,02,000। तो 1,02,000 रिजर्व एंड सरप्लस। और बाकी आइटम्स कुछ अपने को दिए हुए नहीं है, तो सिर्फ क्या करना है आपको? ये 2 आइटम लाइबिलिटी साइड के लिखना है। और असेट साइड की पोजीशन क्या है? कैश एंड बैंक का 98,000 बैलेंस था, 25,000 का फ्रेश इशू किया हमने, तो ये टोटल कर लो, माइनस 1,10,000 का हम रिडम्पशन किए, तो 13,000 का बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो इस तरह से हमको रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बैलेंस शीट का बोल सकते हैं, तो हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन क्या करो, आप थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट बोल के लिख दो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तो मैंने पहले बता दिया, और अभी ये भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको 6 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज है 5-6 एंट्री, वो 5-6 एंट्री पास करना है आपको, और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बताना है, ठीक है। तो 6 to 8 मार्क्स का भी प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आ सकता है, और 12 मार्क्स तक भी आ सकता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9। The balance sheet of XYZ as at 31st December 2011 inter alia includes the following: 50,000 8% preference of 100 each, 70 paid up 35 lakh, 1 lakh equity share of 100 each fully paid up 1 crore, securities premium 5 lakh, capital redemption reserve 20 lakh, मतलब ऑलरेडी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है, उसका बैलेंस है। बच्चों ये वाला जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ये अपना वाला नहीं है, अपने को अभी ये क्वेश्चन में जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर करना है उसका रिजर्व अभी क्रिएट करना है, ठीक है। दिस कैन बी एन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन बैलेंस CRR। एंड जनरल रिजर्व कितना है? 50 लाख रुपीज। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 2012 एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। राइट इशू कंपनी ने किया 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 110 पर शेयर, मतलब प्रीमियम पे रिडीम, प्रीमियम पे इन्होंने फ्रेश इशू किया है, प्रीमियम पे, ठीक है। फ्रेश इशू एट प्रीमियम, फ्रेश इशू एट प्रीमियम, एंड 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and balance on 1st January 2013। तो बच्चों यहां पे जो आपको ध्यान देना है वो ये कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 31st March 2012 को। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 31st March 2012 को। और फ्रेश इशू जो हमने किया है, फ्रेश इशू जो हमने किया है 50,000 शेयर्स किया है 100 ईच का, 50,000 शेयर्स 100 ईच, लेकिन 110 में इशू किया हमने, ठीक है। तो बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस टाइम तक हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं उस टाइम तक जितना फ्रेश इशू का पैसा हमने मंगाया है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं 31st March 2012 को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करता हूं और मैंने जो फ्रेश इशू किए हैं इक्विटी शेयर के, उसके पैसे मैं अगर 31st March 2012 तक
सपोज 110 में से मैं खाली कितने पैसे मंगाया मैंने, 20 प्लस 35, 20 प्लस 35 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 10 रुपीज, मतलब मैं 30 प्लस 25 मंगाया, ऐसा देखे तो 20 प्लस 25 दैट इज 45 रुपीज मंगाया मैंने। कैपिटल कितना मंगाया मैंने, 45। तो 31 मार्च 2012 के पहले तुमने जितना पैसा मंगाए फ्रेश इशू का, उतना ही फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स को हम फ्रेश इशू कंसिडर करेंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो 5 लाख रुपीस का मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, 5 लाख रुपीस का, ठीक है। और ये रिडीम करने के लिए मैंने फ्रेश इशू किया 3 लाख का। फ्रेश इशू कितने का किया, 3 लाख का, मतलब मुझे सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 2 लाख। अब फ्रेश इशू मैंने 3 लाख का किया बरोबर, लेकिन जिस दिन मुझे 5 लाख रुपए रिडीम करने प्रेफरेंस शेयर को, उस दिन तक मैंने ये 3 लाख में से सिर्फ 2 लाख ही मंगाए इक्विटी शेयर होल्डर से। तो यहां पे सेक्शन 55 बोलता है कि आप 5 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो और फ्रेश इशू जो किया है आपने, उस फ्रेश इशू में आप 2 लाख रुपीस का ही अमाउंट अभी तक मंगाए हो, तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा 3 लाख रुपए का। 3 लाख का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ना कि 2 लाख का। 2 लाख का सीआरआर क्रिएट नहीं करोगे आप। आपने फ्रेश इशू किया, लेकिन आप रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 3 लाख रुपीस का आपने फ्रेश इशू किया, लेकिन आपने मंगाया कितना, 2 लाख। इसका मतलब आपको रिडम्पशन करने के लिए 2 लाख ही चाहिए था, आपको 2 लाख का अमाउंट चाहिए था इसका मतलब। तो इसके लिए आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 3 लाख का, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि जो भी फ्रेश इशू करते हो आप, वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के पहले पूरा पैसा कंपनी ने मंगा लेना चाहिए। अगर कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया फ्रेश रिडम्पशन करने के पहले, तो फिर उसको हम फ्रेश इशू पूरा का पूरा कंसीडर करेंगे और बाद में बैलेंस अमाउंट सीआरआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है इलस्ट्रेशन 9 में, तो इन्होंने इसी पॉइंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर रहे, 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक, 110 में फ्रेश इशू कर रहे, 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and the balance on 1st January 2013, और प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का डेट है 31 मार्च 2012। दैट मीन्स कंपनी हैज नॉट कॉल्ड फुल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन। कंपनी ने रिडम्पशन के डेट तक पूरा का पूरा फेस वैल्यू नहीं मंगाया फ्रेश इशू का, और नहीं मंगाया मतलब जितना मंगाया उतना ही तुम्हारा फ्रेश इशू कंसीडर होगा और बाकी का अमाउंट कंसीडर नहीं करेंगे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1st March 2012। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेर रिसीव्ड ऑन 31 March 2012। देखो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा भी हमको रिडम्पशन के डेट तक मिल गया, ये रिडम्पशन का डेट है, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन का डेट 31 March 2012। द प्रेफरेंस शेयर्स वेर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013. You are asked to pass the necessary journality and show the relevant extract from the balance sheet as on 31st March 2012 with the corresponding figure as on 31st March 2011. ठीक है, मतलब 2011 के भी आपको जो भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यहां पे दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, वर्डिंग जो है लॉ में दी हुई है वो है सेक्शन 55 में फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। तो अगर आप फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन फ्रेश इशू करते हो तो मतलब आपका पर्पज क्या है फ्रेश इशू का, कि ये पैसा लेके हमको रिडम्पशन करना है। और अगर आप वो पैसा मंगा ही नहीं रहे हो रिडम्पशन करने के लिए, तो सेक्शन 55 बोलता है कि जितना पैसा तुमने फेस वैल्यू का मंगाया है रिडम्पशन के डेट तक उतना ही कंसिडर होगा फ्रेश इशू बोल के, बाकी का आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप वर्किंग नोट देखोगे, वर्किंग नोट तो इन्होंने यहां पे कुछ बनाया नहीं है, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पे, प्रेफरेंस शेयर हमको जो रिडीम करना है उसको पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेडअप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे 35 लाख रुपीज जो है, ये तो 70 पेडअप है ना, तो 50,000 इंटू 30 रुपीज मतलब 15 लाख रुपए मुझे प्रेफरेंस शेयर से लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल ड्यू करूंगा और फिर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करूंगा। तो उसके एंट्रीज देख लो, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। बच्चों ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन सेक्शन 55 का प्रोविजन क्या बोलता है, नो शेयर्स कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड अप।
नो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर को पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 30 रुपीज का फाइनल कॉल मंगा लेंगे। तो 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल ड्यू किए और प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल रिसीव करे। इसका मतलब अब प्रेफरेंस शेयर जो है फुली पेड अप हो गए 50 लाख के। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश इशू के भी एंट्री करने हैं। तो फ्रेश इशू में 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाया हमने, और अलॉटमेंट में कितना मंगाया हमने, अलॉटमेंट में हमने 35 मंगाया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितने शेयर्स इशू किए बच्चों, 50,000 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू 20 10 लाख। ये क्या है, एप्लीकेशन मनी ऑन इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। बच्चों अपना ये फाउंडेशन का बेसिक वाला जो एंट्रीज है वो है, हमने पहले एप्लीकेशन मंगाया और फिर एप्लीकेशन लेने के बाद उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 इंटू 35 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 25, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू। और अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 17,50,000, 17,50,000। तो बच्चों इसमें अभी हमको ये देखना है कि हम प्रेफरेंस शेयर को तो फुली पेड अप बना दिए, 50 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है जो हमको रिडीम करना है, और वो भी 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, बरोबर 5% प्रीमियम पे। तो अब वो 50 लाख रुपए में हमने फ्रेश इशू कितना किया, तो बच्चों फ्रेश इशू का अमाउंट हमको अलॉटमेंट तक का मिला हुआ है। तो इसमें कैपिटल पोर्शन कितना है, देखो 10 लाख और ये 12.5 लाख। तो 50 लाख में से बच्चों यहां पे ध्यान दो, 50 लाख में से हमने अभी तक फ्रेश इशू का कितना पैसा कैपिटल के नाम का मंगाया, 10 प्लस 12,50,000 दैट इज 22,50,000, 22,50,000 का ही अमाउंट मंगाया हमने। ठीक है, 22,50,000, और इसका मतलब 50 लाख में से 22,50,000 माइनस कर दो तो आपको सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 27,50,000। देख लो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 27,50,000, 27,50,000। तो ये कैसे आया, समझ में आया क्या, 50 लाख का प्रेफरेंस शेयर हो गया, जैसे हमने फाइनल कॉल मंगाया तो अब वो 50 लाख हो गए। अब 50 लाख को हमको क्या करना है, यहां पे 50 लाख का हमको फ्रेश इशू कितना है और उसमें सीआरआर कितना क्रिएट करना है वो चेक करना है। तो हमने फ्रेश इशू तो किया, 50,000 शेयर का फ्रेश इशू किया, वो भी 100 रुपीज ईच से। तो कोई भी क्या बोलेगा, सर 50,000 फ्रेश इशू हमने किया इक्विटी शेयर का इंटू 100 तो हो गया 50 लाख। तो 50 लाख अगर हो गया तो हमको सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये 50 लाख रुपीज जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है, आपने रिडम्पशन तक पूरा मंगाया क्या, नहीं मंगाया। अगर नहीं मंगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 लाख में से जितना पैसा कैपिटल के नाम का आपका आ चुका है रिडम्पशन की डेट तक उतना ही कंसिडर करो फ्रेश इशू बोल के, बाकी का आपको क्या करना है, सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 27,50,000, 27,50,000। चलो उसके बाद आगे बच्चों यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम के लिए कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक्चुअली प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये टर्म यूज करना चाहिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये क्या आएगा, 50 लाख पे 5%, 50 लाख का 5%। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देखो यहां पे उन्होंने पूरा यूज किया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। तो ये एक्चुअली अकाउंट यहां पे गलत यूज किया है वर्ड, यहां पे भी वही टर्म आना चाहिए जो हमने यहां पे डेबिट किया है। तो ये हो गया 2.5 लाख रुपए का क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद हमको क्या करना है, सीआरआर क्रिएट करना है, सीआरआर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू की एंट्री क्या होंगी, 8% रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 52,50,000। समझ में आया ये एंट्री। और फिर हम पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एकदम एंड में एंट्री करना है आपको, पेमेंट की एंट्री एकदम लास्ट में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। अब रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बोला है अपने को बैलेंस शीट के अंदर, तो 2011 का भी और 2012 का भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो बच्चों अभी फिलहाल में जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन बैलेंस शीट अपने को जो क्वेश्चन में दी हुई है उसमें आपका अगर शेयर कैपिटल का बात करेंगे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस तो कितना हो जाता है 1 करोड़ 1 करोड़ 35 लाख। तो आपको क्या करना है 2011 के कॉलम में 1 करोड़ 35 लाख लिखना है और 31 मार्च 2012 के कॉलम में ये कितना है देखो 122,50,000, ये 1 करोड़ 22,50,000, ये कैसे है देख लो अब। तो बच्चों पहले का अपना जो है 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच 1 करोड़, और अभी हमने जो 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर, उसके ऊपर हमने अभी तक 45 मंगाया है, एक्चुअली 55 मंगाए लेकिन 10 रुपीज प्रीमियम है, मतलब 45 कैपिटल का पोर्शन है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 45 पेड अप 22,50,000, तो ये हो गया 1 करोड़ 22,50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन देखेंगे बच्चों, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले का 20 लाख का था और अभी हमने 27,50,000 किया, तो 20 प्लस 27,50,000 टोटल 47,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले का हमारे पास जो बैलेंस है 5 लाख, उसमें और 5 लाख ऐड कर दो बिकॉज जो हमने फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू कितना किया था 50,000 शेयर, इसके ऊपर हमने 10 रुपए प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, तो ये 5 लाख और आ गया 10 लाख, पहले का 5 लाख प्लस अभी का अभी 5 लाख, तो टोटल में जाके करंट ईयर में 10 लाख हो जाएगा। और फिर जनरल रिजर्व में बैलेंस जो है, जनरल रिजर्व उसमें पहले 50 लाख रुपीस का बैलेंस है जनरल रिजर्व में, और अभी हमने क्या किया जनरल रिजर्व में, अभी हमने क्या किया, एक तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना यूज किया हमने, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हमने यूज किया 2,50,000 और सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज किया 27,50,000। तो ये 27,50,000 प्लस 2,50,000 ये दोनों का टोटल करो और ये लेस कर दो जनरल रिजर्व में से, मतलब 30 लाख रुपीज लेस करना है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना बचा 20 लाख। ठीक है, यहां पे एक नीचे नोट दिया हुआ है, वो नोट अच्छे से पढ़ लो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर टिल द डेट ऑफ रिडम्पशन should be considered for calculation of proceed of fresh issue of share. Thus proceed of fresh issue of shares are 22,50,000, 10 lakh application money plus 12,50,000 received on allotment towards share capital. तो हमने जो डिस्कस किया वही पॉइंट है यहाँ पे कि आपने अगर फ्रेश इशू ऑफ शेयर किया है तो रिडम्पशन के डेट तक जितना अमाउंट आप कैपिटल के नाम पे मंगा लोगे ना उतना ही फ्रेश इशू बोल के कंसिडर होगा। ठीक है, और बाकी का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में ये अपने को नया पॉइंट सीखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या करो इंपॉर्टेंट लिख लो। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं, तो तीनों भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले अच्छे से देख लेना है, क्योंकि तीनों में भी जो पॉइंट है वो डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, तो 9 नंबर भी एग्जाम में आपको 10 to 12 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो बच्चों पूरे इलस्ट्रेशंस यहाँ पे अपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कंप्लीट हो गए, और पीछे सेल्फ प्रैक्टिस के भी कुछ क्वेश्चंस है वो भी आप सॉल्व कर लो। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।